नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि 45 दिन 45 मैराथन सीरीज बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। इसके पहले इंट्रो एक वीडियो बनाकर हमने आपको दे ही दिया था कि 45 दिन में 45 मैराथन क्लासें होने वाली हैं, जो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है, 4 चांद लगा देंगी। आज उसका मेरे भाई पहला दिन है। ये जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डे 1 और 45 दिन 45 मैराथन नंबर सिस्टम की आज पहली क्लास होने वाली है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। वीडियो को अंत तक देखना, चीजों को बेहतर तरीके से समझना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक चीज को नोट करते हुए चलो। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये आपका कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आभास संख्या के बारे में पूछ रहा है। सबसे छोटी 3 अंकों की आभास संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की आभास संख्या। तो मेरे भाई सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि आभास संख्या होती क्या है। क्यों भाई? जब तक संख्याओं के बारे में पता नहीं चलेगा, काम कैसे चलेगा। आगे आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो इस टाइप की चीजें हमें बतानी। तो उसके पहले हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं संख्याओं के प्रकार, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले मेरे भाई हम बात करें, समझो ध्यान से, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। तो तमाम प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई संख्याओं के सिर्फ 2 और 2 ही प्रकार हुए थे। सबसे पहले 2 प्रकार बने। एक बना आपका रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, और दूसरा बना मेरे भाई इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। ठीक, पूरी गणित आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर पढ़नी है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, रियल नंबर होते क्या है? जो भी आप मेरे भाई दुनिया में देख रहे हो, सारी की सारी रियल नंबर्स, यानी सारी की सारी आपकी वास्तविक संख्याएं। बस रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो √-3, √-4, √-5, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। बाकी आप कुछ भी ले लो, 2, -2 या 0.2, हम आपसे कहें √2, हम आपसे कहें √3, हम आपसे कहें 1/2, हम आपसे कहें -0.5, XYZ कुछ भी। यानी अगर हमें याद रखना है तो इनको समझ लो आप अग्नि देवता। अग्नि देवता क्यों मेरे भाई? अग्नि देवता एक ऐसे देवता है जो जब जलाने पे आ जाते तो सब कुछ जलाकर खाक कर देते हैं, यानी इनसे कुछ भी नहीं बचता है। वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है कि रियल नंबर से भी कुछ भी नहीं बचता है, सिवाय किसको? रूट के अंदर माइनस की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं हैं तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक नहीं कहलाती हैं। और वास्तविक और काल्पनिक का अगर हम संयोग कर दें तो हमारा बन जाता है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इतनी बात बेहतर तरीके से समझ जाओ, यानी जिनको हम नंबर लाइन पे, अब इसकी डेफिनेशन समझोगे रियल नंबर की, तो कहा जाता है जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, या द नंबर विच कैन डिनोट्स इन नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और बस इसमें आपको कैन नॉट भी लगाना है, यानी द नंबर विच कैन नॉट बी डिनोट्स इन नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आगे हम लोग और प्रकार समझेंगे। जो वास्तविक संख्या है, ये फिर से मेरे भाई 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिस तरीके से हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं ना, एक बार बेसिक बेहतर तरीके से पढ़ लो, फिर ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले समय में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मेरे भाई परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं।
ऑपरेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं। जैसे हम आपसे कहें 1/2 तो ये परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी परिमेय है, 6/8 ये भी परिमेय है। हमने आपसे कहा 2 कैसी संख्या है। अब आपको अपने जहां कहीं भी आप लाइब्रेरी में, घर में, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहीं पर आपको अपने मुंह से बोलना है कि परिमेय है या नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो परिमेय है या अपरिमेय। कई लोगों के परिमेय आ रहा होगा और कई लोगों का अपरिमेय आ रहा होगा। परिमेय क्या होती है मेरे भाई, जो P अपान Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। तो क्या हम इसके नीचे 1 नहीं मान सकते? मान सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारी परिमेय संख्या। क्या 1.5 परिमेय संख्या है? बोलो, क्या 1.5 परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब आएगा ये परिमेय संख्या है। दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा और जब इसको काटोगे 5 तो 15, 5 दूनी 10, यानी हर वो संख्या जो P अपान Q के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ग्राफ को थोड़ा ऊपर और बढ़ाते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या की 3 हमें मुख्य कंडीशन याद रखनी है कि वो मेरे भाई P अपान Q के रूप में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में उसके 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। किसी भी संख्या को पता करने के लिए वह परिमेय है या नहीं, हमें 3 बातें याद रखनी कि संख्या P अपान Q के रूप में लिखी जानी चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 चीजें जहां, ये 3 नियम जहां लग रहे हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या का यहीं पर प्रकार बना दिया गया। अच्छा, अपरिमेय को लगे आते समझ लो। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है। जैसे √2, इसका आप एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं कर पाओगे। √3, √5 ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से ढेर सारी अपरिमेय संख्या प्रूविंग में हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए। अब उसके बाद परिमेय संख्याओं की बात करें तो फिर इसके 2 से प्रकार होते हैं। ठीक, एक होता है मेरे भाई डेसिमल, या कुछ लोग इसको फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, यानी दशमलव या भिन्न वाली संख्या है। और दूसरा आता है आपका इंटीजर। दूसरा क्या आता है? इंटीजर, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई पूर्णांक। शॉर्टकट में समझते हुए चल रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठो। जो लोग अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप दिल्ली पुलिस दो, चाहे यूपी पुलिस दो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दो, या रेलवे का, मैथमेटिक्स मेरे भाई बट्टी बट्टी नहीं होती है कि हर एक एग्जाम के लिए आप अलग से पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी गलती हम लोगों से ये होती है कि कोई रेलवे की गणित पढ़ रहा है, कोई एसएससी की पढ़ रहा है, कोई पुलिस की पढ़ रहा है। गणित मेरे भाई अलग अलग नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, अगर आप बाइक चला लेते हो तो भैया बाइक कोई भी हो चला लोगे, स्प्लेंडर हो, प्लाटिना हो, अपाचे हो। ये नहीं कि प्लाटिना चला लेते हो। अब किसी ने जीजा जी आए अपाचे लेकर एकदम भौकाल टाइट करके, और आपसे कहा कि भैया जाओ बाजार से जाओ गोलगप्पे पैक करा लो, आपको टेंशन होगी कि हम तो प्लाटिना चला पाते हैं। तो मैथ मेरे भाई अलग अलग नहीं होती। इस एग्जाम्पल देने का मतलब यह है कि अगर आप बाइक चला लेते हो तो कोई भी बाइक हो, है ना, चला लोगे। वही मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो कोई भी एग्जाम कर लोगे। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डेसिमल, फ्रैक्शन और उसके बाद इंटीजर आता है। नाम नहीं, सब कुछ छिपा, इसका पूर्णांक है यानी अंक पूरा होना चाहिए। तो पूर्णांक मेरे भाई ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक जीरो, एक ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो को ना तो हम धनात्मक कह सकते हैं ना तो ऋणात्मक कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक में आपका प्लस का 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो जैसे माइनस का 3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक के। अच्छा, दशमलव की बात करें तो दशमलव भी मेरे भाई 2 प्रकार से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? यानी एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो दोनों को बड़े ही ध्यान से समझना, एक एक चीज बेहतर तरीके से। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव संख्या। आपने देखा होगा जैसे घर में, गांव में लड़ाई हो जाती है ना, कि हटाओ लड़ाई वड़ाई शांत करो, थोड़ा सा शांति में रहो। शांत होने का मतलब जहां माहौल ठंडा हो जाए। एक एक चीज को रिलेट करते हुए चलो मेरे भाई, मैथ बहुत ही आसान हो जाएगी। हमने क्या कहा, जैसे आपसे हमने कहा 1/2, इसको आप हल करोगे 0.5 आ जाएगा। फिर हमने कहा आपसे 1/5, इसको आप हल करोगे 0.2 आ जाएगा। हमने आपसे कहा 1/4, इसको आप हल करोगे 0.25। कहने का अर्थ मेरे भाई ये है कि ये 0.5 के बाद शांत हो गए, यानी आगे नहीं काटना पड़ रहा है। ये 0.2 के बाद शांत हो गई, आगे नहीं काटना पड़ रहा है। ये 0.25 के बाद शांत हो गई, आगे नहीं काटना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं दशमलव लगाकर, उनको हम लोग शांत कह सकते हैं, तभी इनको शांत दशमलव संख्याएं कहा गया। क्लियर? आगे की कहानी समझो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत ना हो। जैसे हम आपसे कहेंगे कि 1/3 को डिवाइड करो तो 0.3333 यही आता रहेगा कि नहीं? बोलो, आएगा कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करें 2/7 की, इसको आप हल करोगे तो 0 दशमलव लगाते हो वैसे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 5 बचा 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देख रहे होगे मेरे भाई, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन पूर्ण रूप से खत्म ही नहीं होता है, ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। दूसरी चीज, हमने दोनों अलग अलग एग्जाम्पल क्यों लिए हैं? यहां पर आप देख रहे होगे सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, और यहां पर आप देख रहे होगे सेम डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मेरे भाई यहां से एक बात निकल के आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं मेरे भाई रिकरिंग डेसिमल अर्थात आवर्ती संख्याएं, और एक होती है मेरे भाई नॉन रिकरिंग। क्या होता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल, इनको हम लोग कहते हैं अनावर्ती संख्याएं। क्या कहते हैं? अनावर्ती संख्याएं। अभी हम आपको ग्राफ बनाते हुए समझाते हुए चल रहे हैं, उसके बाद अभी हम आगे इनको शॉर्टकट में आपको समझा देंगे। अभी आपको ग्राफ समझकर बहुत ही फायदा होने वाला है, जैसा कि हमने शुरू से यहां से स्टार्ट किया था। आप देख रहे होगे मेरे भाई, यहां से स्टार्ट किया था। संख्याओं के प्रकार दो बने, रियल इमेजिनरी, फिर रियल इमेजिनरी मिला दोगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रियल नंबर दो भागों में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। फिर और आगे आप बढ़ोगे, इरेशनल समझा दिया, रेशनल समझा दिया। रेशनल दो प्रकार के, डेसिमल या फ्रैक्शन पहला प्रकार, दूसरा इंटीजर यानी पूर्णांक। फिर यहाँ पर देख रहे होगे आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो दशमलव संख्याएं होती है वो शांत और अशांत, इनको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लो मेरे भाई, अशांत। इसी तरीके से आप ग्राफ बना लो, एक बार पढ़ लो, जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि पुलिस की भर्ती आ गई तो पुलिस के लिए मैथ अलग पढ़ रहे हो, रेलवे की कोई भर्ती आ गई तो रेलवे के लिए अलग पढ़ रहे हो, एसआई का पेपर देना है एसआई की गणित अलग पढ़ते हो, सीएचएसएल का देना है अलग पढ़ते हो। अलग अलग गणित नहीं होती है। एक बार बेहतर नोट्स बना लो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। मैथमेटिक्स करंट अफेयर्स नहीं कि बदलती रहेगी। जो आपने बचपन में सीखा था a+b का होल स्क्वायर, आज भी वही जरूरत पड़ रहा है। तो क्या चीजें अलग अलग हैं, बस यही चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, टर्मिनेटिंग तो यही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक में सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, एक में अलग अलग संख्याएं हैं। तो रिकरिंग वो होता है मेरे भाई, आगे समझो, बस यही चीजें आपको एक बार बेहतर तरीके से समझ लीजिए। आवर्ती संख्याएं क्या होती है? रिकरिंग भी होती हैं, जो सेम रिपीट होती है, जैसे 1/3 0.33 आता रहेगा। और नॉन रिकरिंग में आप लिख लेना 2/7 का जो आप हल करोगे 0.2857। बोलो मेरे भाई, कोई समस्या? तो यह रिकरिंग नॉन रिकरिंग तक की कहानी थी। हो सकता है आपने इसके पहले ढेर सारे प्रकार सीखे हो आपने, लेकिन आज जो आप ग्राफ से सीख रहे हो ये हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो। अगर नया हो, बेहतर लग रही हो चीजें, और जैसा आपने पहले लेक्चर में जो हमने इंट्रो दिया था मेरे भाई कि 45 दिन 45 मैराथन यूपी पुलिस वालों के लिए लाने वाले, आने वाले 81,000 पद, और जो अभी आपका जून में एग्जाम होना, दोनों के लिए बहुत ही बेहतर सीरीज साबित होने वाली है ना। अब यहाँ पर समझते हैं हम, आवर्ती अनावर्ती समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जीरो को हमने मेरे भाई क्या बताया था कि ये ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। निगेटिव को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इस तरीके से आप ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा, एक बार आप ऐसे समझ लो, अपने नोटबुक में आप बेहतर तरीके से एकदम बढ़िया से बना लेना, है ना। यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं मेरे भाई वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल नंबर, जिनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और एक होता है मेरे भाई होल नंबर, जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हमारी गिनती होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है मेरे भाई? जो हमारी गिनती होती है, जैसे 1 2 3 4, यानी सामान्यतः जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होता है मेरे भाई? बस इसी में जीरो को आउट शामिल कर लिया जाता है तो ये होल संख्याएं बन जाती है, 1 2 3 4 इस टाइप से। अब अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इसके फिर से 4 प्रकार हो जाते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि आज ये प्रकार खत्म ही नहीं हो रहे, एक बार मेरे भाई मन से पढ़ लो, हमारी बात मान लो, जीवन में आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही इसी लेक्चर में 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
इसी पर आधारित क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सभी के सभी प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। धैर्य बनाए रखो। 45 दिन 45 मैराथन का वादा किया। मैराथन का मतलब ही होता है मेरे भाई कम से कम 1 घंटे की क्लास, अधिक से अधिक कितनी भी घंटे की हो जाए। 1 घंटे से तो कम का मैराथन का फिर मतलब ही नहीं बनता है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार बनते हैं। एक होता है मेरे भाई प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, सब हिंदी में अभी लिख देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। समझो, प्राइम नंबर जिसको आप बोलते हो अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, यानी जिनमें भाग चला जाता है। इवन नंबर मेरे भाई होती हैं सम संख्याएं, ऑड नंबर होती हैं विषम संख्याएं। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये किसका प्रकार है, प्राकृतिक संख्याओं का। प्राइम नंबर मेरे भाई वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होगी और एक स्वयं से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या एसएससी की एग्जाम हो, सब जगह पर बनता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन है, तो आप बताओगे 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी 2। 2 ही मेरे भाई एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी आपको विषम मिलेंगी और अभाज्य मिलेगी, सम कोई भी संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद आ जाएगी 3, 5, 7, 11, इस टाइप से चलती रहती है। भाज्य संख्याएं वो होती है मेरे भाई जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जो ये 1 आपका स्पेशल नंबर, इसको कहा जाता है ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य की कंडीशन है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 के आप फैक्टर करोगे 1, 2 और 4, ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से। तो 4 जो मेरे भाई हमारी संख्या मिली है, इसके 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर का मतलब हो गया 2 से अधिक, और 2 से अधिक जिसके भी फैक्टर होते हैं वो होता है हमारे कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। केवल 2 फैक्टर बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 को आप देख रहे हो कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। हम बात करें 3 की, तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 और वह संख्या स्वयं, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। यही प्राइम की डेफिनेशन होती है। इवन बचपन से आप जानते हो कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, 2, 4, 6, 8। अच्छा, कुछ लोग डेफिनेशन मेरे भाई पढ़े होंगे, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं। 2 से कट जाती है सम संख्या नहीं होती, जो 2 से पूर्णतः कट जाती है। 7 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगी 3.5 में। बोलो, आप ही से हम पूछ रहे हैं, तो 2 से कटने वाले नहीं, 2 से पूर्णतः कटने वाली, है ना। ऐसे अधूरा ज्ञान थोड़ा सा खतरनाक होता है। विषम क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, उसके प्रकार नेचुरल और होल नंबर बना। नेचुरल में जो हमारी सामान्यता गिनती होती है, होल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाएगा। नेचुरल 4 प्रकार में, प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे भाई फिर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। एक होता है को प्राइम, एक ट्विन प्राइम। को प्राइम को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक, ग्राफ ऐसे बढ़ाते जाएंगे, आप लोग भी कॉपी में बढ़िया से बनाते रहो। ये है आपका सह अभाज्य संख्याएं और इनको कहते हैं मेरे भाई जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ठीक, राइटिंग हमारी थोड़ी सी खराब है, बचपन से खराब है। पापा ने बचपन में बहुत पीटा राइटिंग सही करने के लिए, लेकिन नहीं सही हुई तो नहीं सही हुई। अपनी तरफ से हम बहुत ही बेहतर लिखने का प्रयास करते हैं, तब ऐसा हो पाता। और आराम से लिखेंगे तो थोड़ा और सुंदर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में राइटिंग का वैसे भी कोई रोल नहीं रहता, आपने सीखा होगा इन चीजों को। तो को प्राइम यानी सह अभाज्य, ट्विन प्राइम यानी जुड़वां अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं मेरे भाई वो होती हैं जो 2 संख्याएं होंगी, आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे 2,3 ले लिया हमने, 6,5 ले लिया हमने, है ना, और हमने 10,7 ले लिया। तो इनमें देख रहे होगे मेरे भाई कुछ कॉमन है, यानी जिनका HCF1, कुछ लोग ऐसे डेफिनेशन पढ़े होंगे, जिनका HCF1 होता है वो सह अभाज्य होती है। यानी पेयर में होंगी, आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। पेयर में होंगी और आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 2, 3, 6, 5, 10, 7। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे भाई। ये आपको नहीं देखना है कि दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि दोनों ही अभाज्य हो। क्लियर, देख रहे होगे 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पर रखा है। अच्छा, ट्विन प्राइम की कंडीशन होती है कि दोनों ही मेरे भाई अभाज्य हों और दोनों में अंतर 2 का हो। जैसे 5 और 7, 11 और 13। एग्जाम्पल एक बार माइंड में सेट कर लो और अपने कॉपी में लिख लो। जुड़वां अभाज्य में भी 2 होते हैं, पेयर में होती है। सह अभाज्य भी पेयर में होते हैं। सह अभाज्य में केवल HCF1 होना चाहिए। सह अभाज्य में केवल HCF1 होना चाहिए।
लेकिन जुड़वां अभाज्य में दोनों ही अभाज्य संख्याएं होने चाहिए और बीच का गैप 2 होना चाहिए। जैसे 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 11 और 13 के बीच में 2 का गैप। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब एक और बचता है मेरे भाई आपका परफेक्ट नंबर। क्या बचता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या, ध्यान से समझ लो, लास्ट है ये, अब 22 से 23 प्रकार होने वाले हैं हमारे। परफेक्ट नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़ दे। ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़ दें और वो गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए तो वो हमारी क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर। जैसे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आता है आपका 6। अब 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6। परफेक्ट नंबर जब चेक करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर को शामिल नहीं करते हैं, शेष फैक्टर्स को जोड़ते हैं। तो 3 2 5 और 1 6। देख रहे होगे सभी गुणनखंडों का योग 6 हो गया। संख्या भी हमारी 6 थी, तो 6 को हम लोग परफेक्ट नंबर अर्थात इसको संपूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या कुछ लोग कह लेते हैं। बात समझ में आई। अगला मेरे भाई 2 अंकों का होता है 28। इसके आप फैक्टर करोगे तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा। बड़ा फैक्टर शामिल नहीं करते हैं। फिर से सुन लो, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर उसको कहते हैं जिसके हम टोटल गुणनखंड करें, सबसे बड़ा वाला फैक्टर उसका हटा दें अर्थात वही संख्या, बाकियों को आपस में जोड़ दें, अगर उन सबका योग उसी संख्या के बराबर हो जाए तो वो हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। अब आते हैं यहाँ पर 14 7 मेरे भाई कितना होता है? 21 21 4 25 25 2 27 और 1 28। सबको आप जोड़ोगे, ये जो बचे वाले हैं टोटल 28 बन रहा है। संख्या भी हमारी 28 है, तो अगला परफेक्ट नंबर 28 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इतनी थी मेरे पूर्ण हमारी ग्राफ से संबंधित, है ना। संख्याओं को पूरा डिटेल से सीखा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना है और आप लोग भी मेरे भाई बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। एक बार अच्छे से पढ़ लो। आप बचपन से बहुत कुछ सीखते आए होगे, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मन से पढ़ लो, सारी टेंशन खत्म। क्या यहाँ पर तरीका बना हुआ है? 45 दिन 45 मैराथन की पहली क्लास है ये। ढेर सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी लोगों से चाहिए और हमने जैसा मेरे भाई वादा किया है पूरा जरूर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत से पढ़कर बस प्यार दिखाना है ढेर सारा। समझो, संख्याओं के प्रकार 2, रियल और इमेजिनरी। रियल इमेजिनरी मिला दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, रेशनल इरेशनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेशनल को आपने 2 भागों में बांटा, डेसिमल इंटीजर। फिर डेसिमल 2 भागों में बांटा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 भागों में बांटा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। इधर इंटीजर 2 भागों में बांटा, नेचुरल नंबर होल नंबर। फिर नेचुरल नंबर 4 भागों में बांटा गया, प्राइम कंपोजिट इवन और ऑड। फिर प्राइम नंबर 2 भागों में बांटा गया, को प्राइम ट्विन प्राइम। को प्राइम वे होते हैं जिनमें HCF1 होता है, ट्विन प्राइम वे होती है जो दोनों अभाज्य होती है, दोनों में गैप 2-2 का होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? कोई भी संख्या हो, चेक करना हो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, उसके टोटल फैक्टर करो, सबसे बड़ा वाला फैक्टर हटा दो, बाकी को जोड़ दो, अगर संख्या के बराबर आ जाए तो हमारा पूरा वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। बोलो यहाँ तक मेरे भाई कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी हम लोग कितने प्रकार सीख चुके हैं, एक बार डिटेल से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो पहला लेक्चर है, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, चीजों को एडजस्ट करना सीखो, और यही जड़ है आपकी, क्योंकि मैथमेटिक्स को अच्छा करना है तो अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अंकों का ज्ञान होना चाहिए, साथ में संख्याओं के प्रकार पता होने चाहिए। बाकी पूरी इन्हीं अंकों से, इन्हीं संख्याओं से पूरी गणित का पोस्टमार्टम करना है ना। तो एक बार धैर्य से पूरी चीजें सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब हम आपको ये पूरी संख्याओं के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। रियल नंबर में मेरे भाई हमने क्या बताया था? दुनिया की सब कुछ आ जाता है, बस रूट के अंदर निगेटिव शामिल नहीं होता है। जैसे 1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, और 0.5 ले सकते हैं, 1/2 एक्सेट्रा सब कुछ ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा हमने बताया इमेजिनरी नंबर। अब जो हमने आपको ग्राफ बनवाया था, है ना, जो आपको हमने क्या बनवाया है? ग्राफ। वो ग्राफ एक रिलेट करवाना था कि किसके प्रकार बनते बनते आए हैं। ठीक, अब संख्या यहाँ पर हम लोग मन से पढ़ लेते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या इसमें हमने क्या बताया था मेरे भाई? जिसकी कल्पना की जा सके, रूट के अंदर सभी निगेटिव पद, ये आपके काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा प्रकार पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संख्याएं, आयोटा से सॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल में 2 + 3i, 5 + 7i, ये सब होती है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। 11th या 12th में पढ़ा होगा हमने z बराबर a + ib, ठीक, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चौथा पॉइंट मेरे भाई, जैसे हमने रियल के 2 पार्ट किए तो आपको पता याद आ गया होगा क्या, एक बना था रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, क्या बना था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई, 3 पॉइंट याद रखना है आपको, p/q के रूप में होने चाहिए, उसका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा है p and q बोथ आर इंटीजर, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 परिमेय संख्या है, 6/7 परिमेय संख्या है, 0.5 भी परिमेय संख्या, दशमलव हटाओगे मेरे भाई 10 हो जाएगा, और इसको हल करोगे 1/2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना, रेशनल हो गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होती है मेरे भाई, जिनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है। पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या है। एक बात विशेष रूप से सुन लो, पाई अपरिमेय है, पाई की वैल्यू जो 22/7, अगर 22/7 पूछा जाए कैसी, तो वो परिमेय है। यहाँ पर लिख लीजिए मेरे भाई 22/7, 22/7 क्या है संख्या, परिमेय है। ये दिमाग मत लगाना कि ये पाई का मान है, पाई का मान है मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखो p/q के रूप में है, q 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है तो परिमेय है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे रिलेट मत कराना कि पाई का मान है, पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं होता, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो ये हो गई अपरिमेय। उसके बाद छठवां नंबर क्या आया था, फिर हम लोगों ने क्या किया था, रेशनल इरेशन में रेशनल के 2 पार्ट बनाए थे, क्या, एक हमने बनाया था डेसिमल, या इसी को हमने कहा था फ्रैक्शन, भिन्न या दशमलव वाली संख्या, है ना। इसमें के एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, दशमलव में तो आपकी ये भी आ जाएगी, है ना, ये भी आपकी दशमलव संख्या है अगर दशमलव की बात करें। और दशमलव में हमने क्या बताया था कि जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो शांत दशमलव होती, वो आगे चर्चा करेंगे। दशमलव में आपका जैसे हो गया 0.25 हो गया, 0.33 हो गया, 0.78 हो गया, ठीक। उसके बाद डेसिमल में हो गया, डेसिमल को ही दूसरा पार्ट क्या था रेशनल का, एक डेसिमल था, एक था इंटीजर, एक क्या था इंटीजर। इंटीजर बोले तो आपका जवाब आएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, अंक पूरा होना चाहिए। 0 आपका ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक, इसको केवल पूर्णांक कह सकते हैं। ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक। तो ये पूर्ण अंक, संधि विच्छेद समझो ना आप इसका, है ना। अगर हिंदी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो पढ़ ही रहे होगे, इसका अंक संधि विच्छेद करोगे पूर्ण धन अंक, यानी जिसका अंक पूरा हो। आप देख रहे हो इनके सबके अंक पूरे हैं, दशमलव कहीं भी नहीं लगा, तो अंक पूरा है तो पूर्णांक होगा। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, 8वीं क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, 8वीं संख्या पढ़ी थी मेरे भाई, डेसिमल 2 भागों में बांटा गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक हम लोगों ने पढ़ी थी टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या है। ये क्या थी, थोड़ी देर कट के शांत हो जाती, जैसे 1/2 को हल करोगे 0.5, 1/4 को हल करोगे 0.25, यानी जो हल करने के बाद दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक तक खत्म हो जाती है वो शांत दशमलव संख्या कहलाती। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मतलब की चीजें हैं, वहां हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ आपने अच्छे से बना लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुके, यानी टर्मिनेटिंग तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 9 नंबर में संख्या क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, वो शांत थी तो ये अशांत हो जाएगी, अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या। ये क्या थी, ये मेरे भाई वो संख्या थी जो शांत ही नहीं होती थी। जैसे 1/3 को आप हल करोगे 0.3333, या 2/3 हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.66, यही तो आता रहेगा।
ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम 2/7 हल करेंगे, ठीक, यही संख्या अभी वहां बताई थी, 0.20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, ऐसे चलता रहेगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब हो गया मेरे भाई जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। जैसे 1/2, 1/4 हमने बताया था वो 0.5, 0.25 में विभाजित हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनका अंत ही नहीं हो रहा है। क्या देखा आपने? इनका अंत ही नहीं हो रहा, यानी कटती चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रही। तो यहीं से हमारा अगला प्रकार बना था क्या, 10 नंबर, रिकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, यानी सेम डिजिट आपका रिपीट होता रहे। जैसे एग्जांपल में हमने 1/3 को लिया था, तो ये सेम डिजिट रिपीट हो रहा है मेरे भाई। ये क्या हो रहा है? सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। सेम डिजिट रिपीट हो तो रिकरिंग बोलते हैं। और अगला ले लेते हैं नॉन रिकरिंग। क्या ले लेते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अगर हिंदी लिखना चाहो तो इसको हम लोग लिखेंगे अशांत अनावर्ती संख्या है। और ये क्या थी? अशांत आवर्ती। आवर्ती तो लिखा है, अशांत और लिख लीजिए। ठीक, समझ गए होगे, बाकी अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो नॉन रिकरिंग में क्या होता है? रिकरिंग तो ये हो गया। नॉन रिकरिंग मेरे भाई क्या होता है? नॉन रिकरिंग में रिपीट नहीं होती और अंत भी नहीं होता। जैसे 2/7 और आपने लिखा था 0.2857 एटसेट्रा। ठीक, तो ये 11 नंबर तक संख्या हो चुकी है। ऐसे आप डिटेल में सीख जाओगे तो बीच के संख्या प्रकार जो भी बने थे। ठीक, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिकरिंग नॉन रिकरिंग हो गया। अच्छा, उधर अब हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? इंटीजर की। इंटीजर में फिर हमने क्या बताया था? अगला क्या नंबर होने वाला है? 12 नंबर। 12 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं मेरे भाई जिनमें प्लस का चिन्ह लगा होता है। बस दशमलव को आपको देखना है। जैसे +5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अगला 13 नंबर बना था जीरो। जीरो स्पेशल नंबर, ऐसे लिख लेना। जीरो क्या है? स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल नंबर है? इससे रिलेटेड पॉइंट समझ लो। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक है, ये केवल इंटीजर है आपका। ये केवल क्या है? केवल मेरे भाई ये पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक ऋणात्मक इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला समझते हैं। अगला देखते हैं 14 नंबर। धनात्मक ऋणात्मक हो गया तो अब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। यानी निगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। समझते जाना बेहतर तरीके से, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जीवन में अब संख्याओं के प्रकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा? -5, -6, -7, -2, -1, इस टाइप से। क्लियर? उसके बाद 15 नंबर पे आ जाओ। अब धनात्मक पूर्णांक को ही तो 2 भागों में बांटा था, नेचुरल और होल। तो अगला हो जाएगा मेरे भाई नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सामान्यतः जो हम गिनने में यूज करते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नेचुरल नंबर तो कोई नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, है ना। सबसे बड़ी कंफर्म नहीं कर सकते। इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास एक बेहतर तरीके से चीजें सेट हो जाए। ठीक, कितने नंबर तक पहुंच चुके थे हम लोग? हम लोग पहुंच चुके हैं 15 नंबर तक और नेचुरल नंबर तक, है ना। अगला डाल लीजिए मेरे भाई 16 नंबर। नेचुरल के बाद अगला आएगा आपका होल नंबर। ठीक, अब थोड़ा स्पीड में चल रहा है हम लोग क्योंकि सब पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसी नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी हम एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? यहाँ मेरे भाई जो हमने 50 क्वेश्चन आज सिलेक्ट किए हैं ढेर सारे, यहाँ पर आप ये सब चीजें अगर आपको पता है तो बेहतर कर पाओगे। जैसे इस प्रश्न को आप देख रहे होगे, इसमें क्या पूछा गया? परिमेय संख्या के मानक के रूप में हर हमेशा क्या होता है। यानी सारे के सारे 50 क्वेश्चन आज हमने जो सिलेक्ट किए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर सिलेक्ट किए हैं।
किस पर सिलेक्ट किया मेरे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर। और जितने भी अभी आपको हमने संख्याओं के प्रकार पढ़ाए, अगर मन से पूरा ग्राफ समझा होगा और ये लिख लिख कर हम अलग से बता रहे हैं इनको समझा होगा, तो पूरे 50 क्वेश्चन में एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, है ना। कुछ एक दो टाइप अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी हम लोग यहाँ पर पूरा सीखते हुए चले। यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार नियम है जैसे खनिज और अयस्क में हम लोग अंतर बचपन में पढ़े थे। तो क्या हम लोगों को गुरुदेव सिखाते थे, यानी जो हमारे टीचर्स होते थे, कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्योंकि अयस्क क्या होता है, जब वो पूरा उसका कचरा हटा दिया जाता है, तो जो खनिज का मतलब हो गया जो आपने जमीन से निकाला है, और अयस्क का मतलब हो गया जो साफ सुथरा हमें मार्केट में मिलता है। तो सभी अयस्क तो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ये पढ़ा होगा आपने डिटेल से, है ना। तो अब 17 नंबर पे आते हैं। फिर हम लोगों ने नेचुरल के कितने पार्ट बनाए थे मेरे भाई? 4। ध्यान रखना, नेचुरल के 4 पार्ट बनाए थे, जिसमें पहला क्या बनाया था हमने? प्राइम नंबर, है ना, यानी अभाज्य संख्या है। अब हम अगर आपसे बात करें कि आपके यूपी पुलिस में या एसएससी में या जो भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहीं से प्रश्न। तो अब हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? जिसके केवल 2 फैक्टर हों। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, लिख लेना यहीं पर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। हिंदी में भी लिख लीजिए मेरे भाई, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं? अब एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं। सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे चलते रहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 50 और 60 के बीच में कितनी है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 20 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 500 तक कितनी होती है। तो वो सब अभी स्टार बना के पॉइंट हम लिखवा देंगे, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी हम लोग पहले ये पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद मेरे भाई 18 नंबर क्या? प्राइम के बाद क्या था दूसरा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक। सबसे छोटी प्राइम नंबर की मेरे भाई बात करें, सॉरी कंपोजिट नंबर की, तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर होता है। एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 आपकी प्राइम हो गई, 3 भी प्राइम हो गई, तो 4 ही पहली संख्या होगी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। और अभी आपको हमने बताया था थोड़ी देर पहले 1, 2 और 4, उसके बाद 2 के 4 के बाद 5 तो आपकी प्राइम में आ जाती है, तो 6 हो जाएगी, 7 यहाँ हो गई तो 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक, 12 हो जाएगी, ऐसे चलती रहेंगी। अब देखो यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं पुलिस के एग्जाम में। आपसे कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप 4 कहोगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, कहेगा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या है। तो आप देख रहे हो कि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, विषम क्या है? 9। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे तो 4, सबसे छोटी भाज्य विषम पूछे तो 9। क्वेश्चन घुमा के बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है, ठीक। 18 नंबर तक की कहानी हो गई मेरे भाई। अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर। अच्छा, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। अब आते हैं हम लोग इवन नंबर पे। तो इवन नंबर क्या होता है? सम संख्याएं, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ज्यादा नहीं सोचना इसमें, 2, 4, 6, 8, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनना है, सबको पता है। अगला मेरे भाई क्या होता है? ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक। अब आते हैं मेरे भाई फिर प्राइम के हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़े। क्या पढ़ा? प्राइम भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्विन प्राइम, कंपोजिट और सॉरी को प्राइम। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं को प्राइम। यहां से क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में, सह अभाज्य संख्या है। जहां जहां से प्रश्न आ सकता है। सह अभाज्य क्या होते हैं मेरे भाई? सह अभाज्य होते हैं कि आपस में कुछ कॉमन ना हो। वो संख्या सम है कि विषम, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस आपस में क्या हो, आपस में वो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 2, 3 ले लिया, हमने 7, 8 ले लिया,
यानी कुछ लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि जिनका HCF मेरे भाई क्या हो 1 हो। HCF 1 का मतलब तो वही निकल के आता है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। वो अभाज्य है कि भाज्य उससे मतलब नहीं है, बस कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आते हैं 22 नंबर पे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वां अभाज्य संख्या है, जुड़वां अभाज्य संख्या है। ये क्या होती है मेरे भाई? जुड़वां अभाज्य में आपको ध्यान देना कि दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए और दोनों में गैप 2 का होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19 और तमाम एग्जाम्पल। समझ गए ना? अब देख रहे हो कि जितनी भी हमने संख्या ली, यहाँ पर देख रहे हो कि 6 हमारी प्राइम नंबर नहीं थी। यानी जब हम लोग को प्राइम देखते हैं तब ये नहीं देखते हैं कि प्राइम है कि को प्राइम है। समझो, जब हम लोग को प्राइम देखते हैं तो प्राइम है कि कंपोजिट है ये नहीं देखते हैं, यानी वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ट्विन प्राइम में क्या होता है? दोनों अभाज्य होनी चाहिए, दोनों में गैप 2 का होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें 13 और 7, ये भी तो दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनमें गैप देख रहे होगे मेरे भाई 6 का हो गया। गैप 2 का होना चाहिए। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, गैप भी 2 का है। दोनों अभाज्य हैं, गैप भी 2 का है। 11 13 दोनों अभाज्य हैं, गैप भी 2 का है। 17 19 दोनों अभाज्य हैं, गैप भी 2 का है। बोलो अब कोई समस्या है यहाँ तक? तो मेरे भाई कितनी हो गई? 22 है ना। एक और लास्ट मेरे भाई हमने क्या बताया आपको? परफेक्ट नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ऐसे कुछ कह दिया जाता है, पूर्ण या संपूर्ण संख्या। ठीक, और ये क्या होता है? अभी लास्ट में आपको हमने बताया था कि कोई भी संख्या हो उसके टोटल फैक्टर करेंगे, सबसे बड़ा वाला फैक्टर को हटा देंगे, बाकी फैक्टर को जोड़ लेंगे। अगर वो उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर। सबसे छोटी होती है 6, फिर होती है 28, फिर एक 4 अंक की, फिर 3 अंक की, ऐसे बढ़ती रहती है ना। तो आपसे सबसे छोटी पूछेगा, कभी 2 अंकों की, कभी 3 अंकों की, कभी 4 अंकों की, वो सब अभी लिखवा देंगे। बोलो मेरे भाई 23 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आपने पूरे ये 3 स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जहां हमने पहले यहाँ तक कवर किया था। इसके पहले वाले पेज में 15 नंबर तक कवर किया था, 9 से लेकर, और इसमें मेरे भाई 1 से 8 तक। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, ये पूरा ग्राफ बनाकर पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। एक बार आप ऐसे ग्राफ बना लो, उसके नीचे जैसे हमने अलग अलग संख्याओं के प्रकार लिख के उनके एग्जाम्पल लिखे हैं, डेफिनेशन बोली है। देखो, डेफिनेशन लिखने का मतलब नहीं बनता है यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लिखें, हिंदी और इंग्लिश में आपका टाइम खराब करें, हम अपना भी टाइम खराब करें। डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आती है। आपको पता होना चाहिए कि असल में यह है कि हमें बस रिलेट करना है चीजों को, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़कर हम बेहतरीन कुछ चीजें सीखते हैं। समझने का प्रयास करना, कुछ चीजें आप लिख लो। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, सॉरी पहला नहीं, ये चौथा प्रश्न आ गया। ठीक, एक तरफ से चलते हैं, बाकी के प्रश्न ऊपर हैं यहाँ पर। जैसे आप ये पहला प्रश्न देख रहे होगे, लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट एक साथ लिख लीजिए, स्टार बना के अपनी कॉपी में लिखना चालू कीजिए मेरे भाई। किसके बारे में? अभाज्य की बात कर रहा है। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है मेरे भाई? आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ सकता है। ठीक, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। ठीक, सब में अभाज्य वर्ड कॉमन है, ध्यान से समझ लेना। आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। ठीक, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन है, उससे हमें 10 क्वेश्चन समझने हैं, ताकि आगे कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तुरंत निपटा देंगे। आगे आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। आगे आपसे पूछ सकता है मेरे भाई सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। आप पूरा लिख लेना, अंकों की अभाज्य संख्या, है ना। आपका थोड़ा समय बचाना चाहते हैं। यहां पर आगे लिखोगे आप सबसे छोटी 4 अंकों की। ठीक है, अंकों लिखा, अंक हो गया। आगे पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी, सॉरी छोटी हो गया ना, सबसे बड़ी। यहां पर क्या लिखूं? सबसे बड़ी
4 अंकों की, ठीक 4 तक पर्याप्त। एक पॉइंट पूछ सकता है मेरे भाई, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, या आपसे कह सकता है ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, कैसा भी घुमाकर पूछे। अब देख रहे होगे आपका ये कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी जब आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या मेरे भाई 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2, क्योंकि सबसे पहले अभी आपने देखा होगा कि जब हमने अभाज्य की स्टार्टिंग की थी वो 2 से चालू की थी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2। अब सबसे छोटी 2 अंकों की बोले तो मेरे भाई आंसर 11 टिक करोगे, सबसे बड़ी 2 अंकों की बोले तो आप 97 टिक करोगे, है ना। अभाज्य संख्या मतलब जिसका कोई फैक्टर ना हो, किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगी, वो अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। सबसे छोटी 3 अंकों की कहे तो मेरे भाई 101 कर दोगे, सबसे बड़ी 3 अंकों की कहे तो 997 कर दोगे, सबसे छोटी 4 अंकों की कहे तो क्या कर दोगे 1000। बोलो बोलो, किसी के मन में आ रहा होगा 1001 कट जाएगी मेरे भाई, 1009 होती है वो। और सबसे बड़ी 4 अंकों की कहे तो वो 9973, ठीक 9997 मत कर देना। क्लियर? यानी यहाँ पर गलती होने के चांस रहते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की 101 है तो यही लॉजिक यहाँ लगा देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी 1001 कर देते हैं। यहाँ 997 है तो यहाँ 9997 कर देते हैं, और पहले ऑप्शन मेरे भाई आपको यही दिए जाएंगे। तो 4 अंकों की जब बात करें तो सबसे छोटी 1009 और सबसे बड़ी 9973, इधर 101 997। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी निपटा दोगे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। पहले मेरे भाई चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास हमेशा ये कॉन्सेप्ट बना रहे। अब समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो। अब यहाँ पर देखोगे कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 997, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रट्टा मार लो, कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं, तुरंत क्वेश्चन निपटा दोगे। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी 3 अंकों की 997, सबसे छोटी 4 अंकों की 1009 और सबसे बड़ी 4 अंकों की 9973। क्लियर? ये तो हो गई संख्याओं की बात। कभी आपसे पूछेगा 10 से 20 के बीच में बताओ, 20 से 30 के बीच में बताओ, 1 से 100 तक बताओ, तो आगे क्वेश्चन आएगा इसी तरीके ढेर सारे पॉइंट वहां भी लिख देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। समझो मेरे भाई, सबसे छोटी 3 अंकों की क्या होती है 101, अभी अभी लिखा। सबसे बड़ी 3 अंकों की क्या होती है मेरे भाई 997। कह रहा है उनका योग क्या होगा, जोड़ दो मेरे भाई, 7 और 1 8, 9 और 10 कितना हो जाएगा 1098, ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई एक चीज याद रखो, एक नजर आपकी बाज के तरीके ऑप्शन पर होनी चाहिए। ये बात हम क्यों लिख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, बेहतर तरीके से पूरी मैराथन निपटाएंगे, लेकिन एक नजर बाज के तरीके ऑप्शन पर क्यों रखनी है इस बात को समझो। जैसे आपने देखा, इसको बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हो भाई। एग्जाम में क्या होगा देख रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट का अभी नोटिफिकेशन आया भैया, इंडिविजुअल टाइम कर दिया गया, CGL CHSL में भी हो सकता है कि हो जाए। तो एक चीज समझ रहे हो ना, SSC हो, ये सब क्या किया जा रहा है, चाहे SSC हो चाहे पुलिस, अगर टाइम मेरे भाई ज्यादा दे दिया जाए तो दुनिया का कोई विद्यार्थी हो जो ठीक ठाक पढ़ने में है उसका पेपर क्वालिफाई होगा। मेन गेम जो चल रहा है वो टाइम मैनेजमेंट का है, और जितने जल्दी आप ये बात समझ जाओगे टाइम मैनेजमेंट वाली, उतने ही जल्दी मेरे भाई सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चीजों को देर में सॉल्व कर पा रहे हो, तो समझ जाइए आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। मन में भ्रम बना लोगे कि हमको मैथ आती है, हमको रीजनिंग आती है, सब हमको आता है। मेरे भाई जो एग्जाम देने जा रहे हैं लोग, जिस एग्जाम हॉल में आप बैठते हो वहां जितने लोग बैठे हैं सब पढ़कर आए हैं, सब लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट क्या नहीं किया है, सभी करते हैं जो सीरियस है पढ़ाई के प्रति। तो मेन गेम किसका है, टाइम बचाने का। आपने अगर टाइम बचा लिया, समझो टाइम बचा लिया अगर, तो पूरा गेम आपने ओवर कर दिया समझ लो। अब जैसे यहां पर सबसे छोटी आपके मन में तुरंत आएगी 101, सबसे बड़ी 997, लास्ट में 1, लास्ट में 7, 7 और 1 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही जगह पर 8 दिया। ऑप्शन हमने नहीं बनाया, ये ऑप्शन एग्जाम के ही है। फिर से समझो भाई, सबसे छोटी 3 अंकों की कहे तो आप क्या कहोगे 101,
सबसे बड़ी 997, एक में आखिरी में एक है, एक 7 है, 7 और एक 8, आखिरी में 8 आएगा। टोटल कितना होगा हमें नहीं मतलब है, आखिरी में 8 आएगा। आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन में, क्या पेन उठाने की जरूरत थी? हम जितनी भी चीजें बता रहे हैं मेरे भाई, मान के चलो लास्ट मैराथन क्लास तक आपका चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या रेलवे का एग्जाम हो, एक नजर बाज के तरीके ऑप्शन पर रखो, शॉर्टकट अपनाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, मैथ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो इसका आंसर 1098 हो जाएगा। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य। अब देखो ये टाइप अभी आपको हमने नहीं पढ़ाया, ध्यान से समझो ये कौन सा टाइप है। भाई हमने आपको ये बता दिया कि इसके बीच में इतनी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी है, 4 अंकों की ये। अगर हमें पता करना तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम उसके करीब वाली देखते हैं सबसे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर उसके फैक्टर करते, फिर हल करते। तो ये टाइप अभी आपको हमने नहीं पढ़ा है, तो 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, छोड़ देते हैं। अगले लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप आपको नहीं पढ़ाया। आज हमारा मेन मुद्दा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के 50 क्वेश्चन निपटाने का, है ना। तो एक ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हो। सभी लोग जिनको भी कॉन्सेप्ट पता है मेरे भाई इसका, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। पूछा गया है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 3 इसमें अभाज्य होंगी, 1 नहीं होगी, है ना। उल्टा क्वेश्चन पूछा गया। आगे 4 नंबर भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, टाइप आपको नहीं बताया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य, इसको चेक कर लिए, ठीक। 2 ही क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, कभी कभार एग्जाम में आपके आ जाते हैं। यहां से अब हम लोग निपटाना चालू करेंगे, बाकी पूरे 50 कवर करने वाले हैं। कह रहे हैं 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब देखो मेरे भाई, एक मोबाइल नंबर के आप याद कर सकते हो, 44 22 32 23 21। क्या मेरे भाई ये फोन नंबर याद कर सकते हो? अरे याद कर सकते हो, है ना। अगर कोई लड़का हो तो लड़की का नंबर बड़े जल्दी याद हो जाता है ना। लड़कियों को भी हो सकता है लड़कों के नंबर याद हो जाए, ठीक। बाकी वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन यहाँ पर एक आपको ये फोन नंबर याद कर लीजिए। इस फोन नंबर के मेरे भाई बहुत सारे फायदे हैं, और ये है आपका टोल फ्री नंबर, है ना। कैसा है? टोल फ्री नंबर। अरे किसी किसी को तो भैया 10-10 नंबर याद होते हैं, एक तो वो गोली मारो, है ना। किसी किसी को 10-10 नंबर याद होते, तो हम आपसे कहेंगे मैथ में ये नंबर याद कर लो। इस नंबर के बहुत फायदे हैं। एक नंबर यहाँ में याद करवाएंगे, एक यूनिट डिजिट में याद करवाएंगे, 2 नंबर हम आपको याद करवाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 44 22 32 23 21, 10 अंक है, नंबर गलत नहीं है इसका मतलब। 44 22 32 23 21, इसका मतलब क्या है? ये जो 4 कोड है मेरे भाई, ये 0 से 10, ये 0 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं का कोड है। ये मेरे भाई 10 से 20 के बीच का कोड है। समझदार लोग अब समझ गए होंगे, ये 20 से 30 का है, ये 30 से 40 का है, ये 40 से 50 का है, ये 50 से 60 का है, ये 60 से 70 का है, ये 70 से 80 का है, और ये 80 से 90 का है, और लास्ट में जो 1 है ये 90 से 100 का है। ये क्या है? 90 से 100 का है। समझ जाइए मेरे भाई। तो इस फोन नंबर के बहुत सारे फायदे होंगे। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? 40 और 50 के बीच आपने देखा 40-50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 3 टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो अब बताओ कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके कि क्या इस फोन का यूज रहेगा। हमने जैसे रट्टा मारा 44 22 32 23 21 टोल फ्री नंबर है मेरे भाई, अभाज्य संख्याओं को पता करने में। अच्छा, अगर हम अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिखना चाहें तो आप देखोगे 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना। उसके बाद क्या होगी? 23 29, फिर 31 37, फिर 41 43 47, फिर मेरे भाई 53 60, है ना। 57 तो कट जाएगा, 59 होती है, ठीक। 53 के बाद 59 हो गया। उसके बाद मेरे भाई 61 67, ठीक। उसके बाद हो जाएगी 71 73 80, फिर 80 वाली लाइन में आ जाइए 83, फिर क्या हो जाएगा 83 89 और 97, ठीक। अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए। ये फोन नंबर के बहुत फायदे हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई, पहली लाइन में 4 मिलेंगी, फिर दूसरी लाइन में आपको 4 मिलेंगी, फिर एक छूट गई क्या?
ओहो 5 5 का गोला बना दिया, कोई बात नहीं। पहली लाइन में 4 मिलेंगी, दूसरी लाइन में 4 मिलेंगी, फिर आपको 2 मिलेंगी, फिर आपको 2 मिलेंगी, फिर आपको 3 संख्याएं मिलेंगी, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें 2 संख्याएं मिलेंगी, फिर आपको यहाँ पर 2 मिलेंगी, फिर यहाँ पर आपको 3 मिलेंगी, फिर यहाँ पर आपको 2 मिलेंगी, फिर यहाँ पर 1। तो आप देख रहे होगे 4 और 4 मिले यानी 44, 22, 32, 23, 21। तो वही ये कोड बना हुआ है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये कोड याद होगा, आपसे पूछा जाए 90 और 100 के बीच में कितनी, तो लास्ट में 1 आता है, तो 1 ही होती है 97। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे भाई ये एक नंबर याद कर लो, बहुत फायदे होंगे। 40-50 के बीच में पूछेगा, कभी 50-60 के बीच में, कभी 20-30 के, कभी डबल डबल पूछ देगा। कहेगा 20 से 50 तक कितनी होती है आभाज्य संख्याएं, तो आप जानते हो 20 से 50 तक कह रहा 2 2 4 3 7 हो जाएंगे। तो इस फोन नंबर के बहुत सारे फायदे, एक बार रट्टा मार लीजिए, बहुत ही आसान होने वाली चीज है। अच्छा, और कुछ चीजें पूछ सकता है आपसे मेरे भाई, पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए 15। चेक कर लो ना भाई, 1 से 50 तक, यानी इधर वाली संख्या टोटल जोड़नी है, 3 2 5 2 7 4 11 4 15 है ना। और 50 से 100 के बीच में पूछे तो मेरे भाई 10 होती हैं। 1 से 100 के बीच में पूछे तो टोटल हो जाएंगे यानी 25। बोलो, इस तरीके से बेहतर तरीके से ये रट्टा मार लो, एक बार तैयार कर लो, कोई भी क्वेश्चन होगा निपटा दोगे। 1 से 50 तक कितनी, 15। 50 से 100 तक कितनी, 10। 1 से 100 तक कितनी, 25। और पूछ सकता है आपसे, कहेगा 1 से 200 तक बताओ, 1 से 500 तक बताओ, 1 से 1000 तक बताओ। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जब 1 से 200 तक पूछे तो मेरे भाई 46 होती हैं, 1 से 500 तक पूछे तो 95 होती है, और 1 से 1000 तक होती है 168। बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं? पॉइंट रट्टा मार लीजिए। सबसे पहले आपको एक फोन नंबर याद रखना है, 44 22 32 23 21। ये है क्या? तो 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50, ऐसे 100 तक। 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है, 1 से 100 तक 25 होती हैं, 1 से 200 तक 46 होती है, 1 से 500 तक 95 होती है, और 1 से 1000 तक 168। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हर एक चीज को बेहतर तरीके से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आप फटाफट से क्लासिफिकेशन आप नंबर पढ़ चुके हो, 50 क्वेश्चन बहुत स्पीड में हम लोग निपटाएंगे। कह रहा है एक शून्येतर पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है शून्येतर पूर्णांक के लिए, देखो शून्येतर का मतलब होता है कि पॉजिटिव संख्या है, ठीक, नॉन जीरो इंग्लिश में बोलते हैं। आप देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो, है ना। नॉन जीरो संख्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई जब जीरो का आप भाग दे दोगे, जब आप जीरो का भाग दे दोगे तो यहाँ पर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान अगर चीजें पल्ले पड़ गई होंगी, ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं। कह रहा है जीरो और भाग में बटे 10 में है, यानी जीरो भाग में आपका -10 है, चाहे माइनस का भाग दो और चाहे प्लस का भाग दो, जीरो को जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे हमेशा जीरो रहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। वीडियो को रोक रोक के प्रश्न लिखते रहना, आपके पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं परिमेय संख्या के मानक के रूप में हर हमेशा होता है। समझो मेरे भाई, जैसे परिमेय संख्या लिखा है उसमें रेशनल नंबर, तो हमने आपको क्या बताया था, जो p बटे q के रूप में हो। जैसे हमने आपसे कहा 3 कैसी संख्या है, बोलो 3 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो आपका जवाब परिमेय आना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो मेरे भाई जब नीचे 1 मानते हैं तो मानक क्या हो गया, 1। तो वही तो आपसे पूछा गया है, कह रहा है परिमेय संख्या के मानक के रूप में हर हमेशा क्या होता है, तो हर हमेशा 1 होता है। हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर, हर हमेशा क्या मानते हो आप, 1। तो वही पूछा गया था। क्लियर? वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन लिखते रहना। अगला देखो, कह रहा √2 √3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या। ध्यान रखो, कोई भी संख्या कहे a तथा b, आपको संख्या दी गई, इसके बीच में आपके पूछे परिमेय संख्या कितनी होंगी, आपसे पूछे अपरिमेय संख्या कितनी होंगी। ध्यान से समझते जाइए, परिमेय पूछे अपरिमेय पूछे, परिमेय पूछे तो भी आंसर इनफाइनाइट, अपरिमेय पूछे तो भी। कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय और अपरिमेय हजारों लाखों करोड़ों संख्याएं होती हैं, कोई गिनती नहीं है। तो आंसर क्या करोगे, अनंत यानी इनफाइनाइट, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न, अब देखो कह रहा है ए और बी के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, सीधे आंसर अनंत। ठीक, आंसर अनंत होता है ऐसे प्रश्नों का। अगला देखो, कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में कितनी अपरिमेय, नेक्स्ट करना है भाई, ए और के बीच में कितनी परिमेय संख्या। पिछले में अपरिमेय पूछा था, इसमें परिमेय पूछ रहा है, तो भी आंसर अनंत। हमने क्या बताया, दो संख्याओं के बीच में परिमेय अपरिमेय पूछे तो हमेशा अनंत आंसर टिक करोगे। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। जैसे आगे बढ़ोगे लेवल भी मेरे भाई बढ़ेगा। SSC CGL Tier 2 मेंस में आया हुआ है, इस लोगों को देखकर डरना नहीं मेरे भाई। मेंस का है ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े,
क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। आगे समझो, कह रहा निम्न कथनों पर विचार करो। करो भाई विचार। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या। देखो हमने क्या बताया था मेरे भाई, वास्तविक संख्या मतलब अग्नि देवता। वास्तविक संख्या मतलब, बोलो बोलो, वास्तविक संख्या मतलब अग्नि देवता। यानी वास्तविक से कुछ भी नहीं बचा है, केवल रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं इनसे बची हैं, बाकी वास्तविक में सब कुछ आ जाता है। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या। जी हाँ मेरे भाई होती है, पहली बात सही लिखी है। कह रहा हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। हमने आपसे कहा 3 कैसी संख्या है, 3 वास्तविक है कि नहीं, सिर्फ इतना बताओ। जहां कहीं भी बैठे हो, घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी XYZ, वहीं आप अपने मन से वहीं बोला करो 3 वास्तविक संख्या है, बोलो हाँ। क्या ये अपरिमेय है? नहीं। वो कह रहा हर वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। भैया वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है, लेकिन हर वास्तविक संख्या नहीं होती। जैसे हमने कहा कि हर स्टूडेंट लापरवाह है, तो ऐसी बात तो गलत है। स्टूडेंट लापरवाह है ये बात सही है। आप में से बहुत से लोग होंगे लेटे लेटे देख रहे होंगे, इस समय पेन उठाने का, कॉपी उठाने का मन नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट लापरवाह होते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट लापरवाह होता है। आप में से बहुत से लोग एकदम कॉपी पेन लेके वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन लिख रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो हर स्टूडेंट तो लापरवाह नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट लापरवाह होता है। वही यहाँ पर मेरे भाई कॉन्सेप्ट लगा है कि हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। हाँ वास्तविक अपरिमेय हो सकती, तो बी बात तो गलत है। कह रहा हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या। हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या मतलब संपूर्ण सब कुछ, तो पूर्णांक, हर पूर्णांक वास्तविक है, बिल्कुल है मेरे भाई, सी भी सही लिखा। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखो हमने आपसे कहा 1/2 ये परिमेय है, क्या ये वास्तविक है? यानी जितनी परिमेय संख्या है वो वास्तविक भी होती है, ये भी बात सही लिखी है। तो ए सी और डी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, सीजीएल में सिर्फ बात ये हो जाती है, जब सीजीएल मेंस की बात आती है तो क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, चैप्टर तो वही रहते हैं, और आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम खराब हो, कैलकुलेटिव चीजें दी जाती। अब देखो यही अगर वैसा क्वेश्चन होता कोई, तो ऐसे ऑप्शन ना होते, आपको चारों पॉइंट पढ़ने पड़े, क्या गलत है क्या सही, गलत वाला हटाना पड़ा, ए सी डी सही था तो ऑप्शन बी सही, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। बाकी चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। आगे देखो मेरे भाई 13 नंबर आप ही लोगों को निपटाना है, ये भी सीजीएल मेंस में। कह रहा है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, बिल्कुल बात सही लिखी है। एक के बारे में हमने क्या कहा था भाई, ये अभाज्य कब होती है, जब इसके 2 फैक्टर होते हैं, और भाज्य कब होती है, जब 2 से ज्यादा होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते। तो इसका तो मेरे भाई एक ही फैक्टर होता है, तो ना ये अभाज्य है ना भाज्य, पहली बात सही लिखी है, सॉरी काटेंगे नहीं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत वाला बताना है, ये बात तो सही लिखी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये भी बात सही लिखी है, गलत वाला बताना है। कह रहा है P इंटू क्यू सम है, P और Q हमेशा सम होंगे, ये बात मेरे भाई गलत लिखी हुई है। और यहाँ पर √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल बात सही लिखी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आ नहीं छपा, हिंदी वाले से लिख लीजिए, अपरिमेय कर लो, ये भी बात सही लिखी, ये भी सही लिखी, ये भी सही लिखी। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी ये बात गलत होगी। बोलो अब यहां पर समझते हैं कैसे, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। कह रहा है P और Q का अगर गुणा करा दे तो सम संख्या, देखना ध्यान से, 3 और 2 का गुणा कराया 6 आया, 2 और 2 का गुणा कराया 4 आया, 5 और 2 का गुणा कराया 10 आया। बस इतना समझने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है P और Q का गुणा कराओ वो सम है, P और Q हमेशा सम होंगे, हमेशा कैसे जोड़ दिया भाई, गलत बात है ना। आप देखो ना ये सम संख्याएं हैं सब, यानी हमने P और Q का गुणा करवाया तो ये सब सम संख्याएं हैं। तो क्या दोनों हमेशा सम है? यहाँ पर तो सम है, लेकिन 3 तो विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? समझदार लोगों को 5G लेवल के दिमाग जिनका होगा भैया समझ गए होंगे, और जिनका नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, 2G 3G में हो, फिर से समझो। कह रहा है P और Q का गुणा कराते हैं तो वो सम संख्या आती है, बात सही है। कह रहा है लेकिन P और Q हमेशा सम है। भैया एक आपने सम लिया एक विषम लिया तब भी तो सम संख्या आ रही है, एक आपने सम लिया एक विषम लिया तब भी तो सम संख्या आ रही है। बोलो आ रही है कि नहीं? तो हमेशा सम नहीं होंगे, हमेशा अगर वर्ड ना होता तो ये बात सही हो जाती, हमेशा की वजह से गलत हो गया है ना। तो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन इसका, जल्दी से नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मेरे भाई 14 नंबर पढ़ो, ये भी मेंस का है। 2 पूर्णांकों P और Q जो दोनों हैं 1 से बड़े हैं,
जो कि सह अभाज्य है। तो निम्नलिखित कथनों पर आधारित, देखो एक से बड़े हैं, दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब उसने घुमा फिरा कर बोल दिया मेरे भाई को प्राइम नंबर। तभी पूरी डिटेल से संख्या पढ़ाई कि एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मारना है। कह रहा P और Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकती है। समझो भाई, देखो अभाज्य क्या होती है, जैसे हमने कहा 2 और 3। अभाज्य में HCF कुछ नहीं होना चाहिए। 6 और 7 हो सकता है, 7 और 8 ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं। ये सब को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य। कह रहा P और Q दोनों अभाज्य हो सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई दोनों अभाज्य हो सकते हैं, सही बात लिखी है। कह रहा P और Q दोनों भाज्य हो सकते हैं। दोनों भाज्य कैसे हो जाएगा भाई, जैसे पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 है, तो 4 भाज्य है और 6 भाज्य है। भाज्य है दोनों, इनमें देखोगे आप 2 कॉमन हो रहा है, और अभाज्य कहता है कि भैया कॉमन कुछ नहीं होना है 1 के अलावा। तो ये बात तो मेरे भाई गलत लिखी हुई है। आगे पढ़ो, P और Q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य, हाँ एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है। जैसे आप देख रहे हो कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, तो C नंबर बात सही लिखी है। अब कह रहा है कौन कौन से सही है, तो A और C यानी 1 और 3, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा, 1 और 3। लॉजिक समझ में आया? बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, दिमाग खोल देने वाले, हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है दोनों अभाज्य हो सकती हैं तो को प्राइम है, लेकिन कह रहा है दोनों भाज्य हो जाएंगे। भैया दोनों भाज्य हो जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा तो फिर को प्राइम नहीं रहेंगे, अभाज्य नहीं रहेंगे, सॉरी सह अभाज्य नहीं रहेंगे, है ना। कॉमन नहीं होना चाहिए। और जब भाज्य दोनों ले लोगे, भाज्य मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। अब जब कंपोजिट नंबर ले लोगे, बोलो कंपोजिट ले लोगे तो कॉमन हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा, तो ए और सी यानी 1 और 3 होंगे, है ना। बहुत ही इस चैप्टर को सहूलियत से पढ़ा जाता है। छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत करेगी और माइनस मार्किंग है तो बड़ा रोना हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है यदि किसी अभाज्य संख्या को 3 से जो कि बड़ी हो को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, आप दिमाग लगाओ। 3 से बड़ी अभाज्य 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है। भाग किससे देना है, 6 से। 6 से भाग दोगे माइनस का रिमाइंडर बचेगा, माइनस का नहीं लेना। यहाँ पर 6 का भाग दो, यहाँ पर 6। जब यहाँ पर 6 का भाग दोगे 1 बचेगा, यहाँ पर 6 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, तो 1 है भड़वा। अच्छा 9 गलत ले लिया, सॉरी 9 नहीं लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 11 और 13 लेंगे, है ना। 7 के बाद आपको क्या मिलेगी, 11। 11 में 6 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 5, तो 1 और 5। अच्छा कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि 1 और -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 में जब 6 का भाग दोगे तो 1 माइनस का बचेगा, 6 7 में भाग दोगे तो 1 यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 प्लस का बच जाएगा। तो एक चीज समझो भैया, जब हम भाग देते हैं, अच्छा 5/6 का भाग दोगे तो यहाँ शेषफल ही 5 रहेगा। उल्टा नहीं हल करना है कि 1 दे दे भाई, माइनस में नहीं जाना। हम लोग क्वेश्चन को हल करने के लिए उल्टा मान लेते हैं, डिजिटल सम वगैरह में देखा होगा आपने, रिमाइंडर थ्योरम में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर समझो उल्टा नहीं हल करेंगे। 3 से बड़ी 5 है, लेकिन 6 का भाग देने पर पूरा नहीं जा रहा, तो शेष तो यहाँ 5 ही रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए 1 और 3 दिया, बहुत से लोग इसको सही कर सकते हैं। तो पहली 3 से बड़ी 5, फिर 7, फिर 11। 7 में भाग दोगे 1 बचेगा, 11 में भाग दोगे 6 का तो 5 बचेगा, तो 1 और 5 ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला देखो, कह रहा n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। n जो है मेरे भाई 3 अंकों की सबसे छोटी है। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 101। तभी लिखवा गया है कि आगे जरूरत पड़ेगी, ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। कह रहा है 13 से विभाज्य करो तो शेषफल क्या होगा, 13 7 91, 91 और 10 101, तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चीजें बहुत आसान है, आगे पढ़ो। कह रहा है यदि m 0 और 50 के बीच में कुल आभाज्य संख्या, अभी लिखवाया था 0 और 50 के बीच में आभाज्य संख्या होती 15, और इसको इन लोगों ने कहा है m। और कह रहा है 50 और 100 के बीच में जो आभाज्य संख्या है, समझो 50 और 100 के बीच में आभाज्य संख्या कितनी होती है, 10, इनको इन्होंने कहा है n। तो कह रहा है m - n क्या होगा, बताओ क्या, कितना आसान क्वेश्चन है। तो 15 में 10 कम कर दीजिए मेरे भाई, बचेगा 5, ऑप्शन बी। तो आप अगर एक बार रट्टा मान लो कि सीजीएल में आया था, एक बार रट्टा मार लो कि 0 से 50 तक, 50 से 100 तक, 0 से 100 तक, 0 से 200 तक, 0 से 500, 0 से 1000 डायरेक्ट बनते। सारे पॉइंट हम लिख चुके हैं, आप अगर पढ़ लिए होंगे तो सब सही कर पा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं। आगे कह रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+2 एंड x+4 आर ऑल प्राइम नंबर्स, यानी सभी अभाज्य संख्या हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सेट करते हैं कि सभी अभाज्य हो जाए। 0 सेट करोगे तो 0 अभाज्य नहीं है, पहले ही निपटा दो। 2 सेट करोगे तो 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 2 और 2 4 अभाज्य संख्या नहीं, इसका भी काम खत्म। 1 रखोगे तो 4 और 1 5, 2 1 3 1, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा डी। ट्रस्ट नहीं है, समझो बात को। x, x+2 कह रहा है कौन सी संख्या रख दें कि ये तीनों अभाज्य बन जाए, तो 3 रखो मेरे भाई। 3 और 2 5 और 3 और 4 7। अब ये देखो तीनों अभाज्य संख्या है तो 3 ही फिट होगा। कॉमन सेंस रखो, 1 और 0 तो होता नहीं है, 2 अभाज्य होता है, रखा वहां पर एक जगह 4 बन रहा था, 4 अभाज्य नहीं है तो उसको भी हटा दिए, है ना। अगर आप पूरे संख्याओं के प्रकार समझ गए होंगे तो क्वेश्चन 50 आराम से समझ जाओगे। 19 नंबर कह रहा है x का मान जिसके लिए x+1 और x+3 अभाज्य। अब देखो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगी, 2 वहां रखोगे 5 हो जाएगी, दोनों अभाज्य। बिल्कुल बात सही लिखी, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कितना आसान है, SSC CGL Tier 2 2023 में। बाकी आप जाकर चेक कर सकते हो अगर टेस्ट में, ये CHSL में आया है। कह रहा है x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन जबरदस्त है और इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे जितने भी क्वेश्चन मिले पूरे पोस्टमार्टम कर देना। लिखा हुआ है x + y + z बराबर 70। आज कुछ नया सीखने वाले हो, बेहतर तरीके से समझो। और कह रहा है तीनों अभाज्य, ये तीनों कैसी है, अभाज्य। अच्छा एक बात बताओ, अभाज्य संख्या की अगर जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, यानी देख रहे होगे 2 के बाद कोई भी ऐसी संख्या सम नहीं आती जो अभाज्य हो। समझते जाना, यानी कहने का मतलब मेरे भाई 2 को हटाकर बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सब विषम होती हैं। अब लॉजिक यहाँ पर ये समझना, जैसे हम जोड़े 1 + 3 + 5 तो ये 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। समझते जाना, हमने जोड़ा 3 5 और 7 तो 7 5 12 3 15 हो जाएगा। हमने जोड़ा 7 और 11 और 13 तो ये कितना हो जाएगा, 13 11 24, 24 7 24 36 और 1 31। एक चीज समझो मेरे भाई कि जब हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो विषम ही आता है। जब हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो विषम ही आता है। जब हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो विषम ही आता है। और यहां पर 3 संख्याओं को जोड़ा गया है, सम आया है, इसका मतलब तीनों विषम नहीं होंगी। तीनों अभाज्य हैं, बात सही है, तीनों विषम नहीं होंगी। और सम अभाज्य संख्या एक ही होती है, इसका मतलब मेरे भाई घुमा फिरा कर आपको एक बात बोल दी गई कि इन तीनों में से एक संख्या 2 कन्फर्म है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छे लेवल का दिमाग वाले मेरे भाई समझ गए होगे आप। बाकी लोगों के जिनके ऊपर ऊपर उड़ गया है, फिर से समझो, हमने 3 विषम संख्याएं जोड़ी तो वैल्यू हमेशा विषम आ रही है। अभाज्य संख्याओं में एक संख्या जो 2 है वो सम होती है, बाकी सब विषम होती हैं। यानी अगर तीनों अभाज्य संख्याएं विषम होती तो ये 70 कभी भी ना बनता। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को रोककर पहले कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए। क्या कहा हमने, इन तीनों संख्याओं में अगर योग 70 है यानी इवन नंबर है तो तीनों विषम नहीं होंगी। तीनों विषम नहीं होंगी। और उसने कहा है कि तीनों प्राइम नंबर हैं आपके, और प्राइम नंबर में एक ही सम होता है। इसका मतलब मेरे भाई इन तीनों में से कोई भी एक हो वो 2 होगी। उसने कहा है जेड का मान ज्ञात करो, तो जेड का मान हम 2 नहीं मान सकते क्योंकि उसी का मान निकालना है। अर्थात मेरे भाई x + y + z बराबर 70 में या तो x को 2 मान लो या तो y को, इन दोनों को हम 2 मान सकते हैं। क्योंकि योग में सम दिया है, सम संख्याएं तभी होंगी जब 2 विषम और 1 सम होगी, और अभाज्य में एक ही सम होती। किसी किसी के मन में आ रहा होगा 2 ही के पीछे क्यों पढ़ो, सम तो बहुत संख्या होती, 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है, क्योंकि अभाज्य उसने बोला है। अभाज्य में 2 ही एक सम संख्या होती है। अब बात पल्ले पड़ गई। तो x को अगर हम 2 मान लें तो 2 + y + z बराबर हो जाएगा 70 और y + z बराबर हो जाएगा 68। यानी 2 ये ले जाकर इधर घटा दोगी तो 68 बचेगा। उसने कहा है मेरे भाई है तीनों अभाज्य, तो एक अभाज्य तो आपने फिक्स कर दी। अब ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 68 बनेगा? तो 1 31 बन जाएगी, 1 37 बन जाएगी। बोलो 1 31 और 1 37।
31 भी अभाज्य है, 37 भी अभाज्य है, दोनों का योग 68 है। कंसीडर जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया आंसर तो 31 भी दिया है, 37 भी दिया है, इनका तो काम खत्म हो गया, ठीक है कहीं तक। अब इन दोनों में से कौन सी टिक करेंगे? चिंता तो हमें भी हो रही है, चिंता आपको भी हो रही होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अब आपको फिर प्रश्न के पास जाना पड़ेगा और उसने कहा है भाई x इज लेस देन y इज लेस देन z। कहने का मतलब प्रश्न में बोल रखा है कि जो z है वो सबसे बड़ी संख्या है और z सबसे बड़ी है, एक तो 2 थी। अब z सबसे बड़ी संख्या है तो इन दोनों में बड़ी कौन है? 37। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सेकंड से। अगर ये बात समझ में आ गई, हमने कहा कमेंट बॉक्स में दिल से भर जाना चाहिए, पूरा मजा आ जाएगी एकदम, पूरा तोड़ तोड़ के एक एक चीज समझा दी। इसी टाइप का पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इस बार फिर उसने कहा है x प्लस वाई जेड बराबर 38। तीनों अभाज्य है, योग देख रहे हो कि फिर से सम दे दिया है, योग सम दिया है, कोई दो है तो तीनों अभाज्य, इन तीनों में से कोई एक संख्या 2 कन्फर्म कर लेना और उसके बाद में आपसे कहा है x का मान बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ। सेम यही क्वेश्चन है, उसमें 70 था, इसमें 38 है, बस इतना अंतर है। हमें भी देखना है कितने लोगों को बात पल्ले पड़ गई है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और इसको फटाफट से निपटाने का प्रयास किया जाए। कह रहा है यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। वही क्वेश्चन फिर से भाई कांस्टेबल का पूछा गया है, इस बार हिंदी में लिख दिया गया है। कह रहा 3 अभाज्य संख्या है, मान लिया 3 अभाज्य संख्या x y z है। कह रहा सबका योगफल 100 है, 100 कर दीजिए। कह रहा यदि इनमें से एक दूसरी संख्या की 36 गुनी है। अब देखो तीनों का योग अगर सम संख्या है, समझना ध्यान से, तो एक तो फिक्स हो गई x बराबर 2 मान लो। इसका मतलब यहां रखोगे 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 आ जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर मेरे भाई आ जाएगा 98। कह रहा है एक जो है दूसरी से 36 गुना अधिक है, यानी एक अगर x है तो दूसरी x प्लस 36 है, 36 गुना नहीं सॉरी 36 अधिक है, तो एक x है तो दूसरी x प्लस 36 माननी पड़ेगी। कह रहा तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? समझो, एक अगर आपने x मानी तो दूसरी x प्लस 36 और उनका योग 98, तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस 36 बराबर 98। x और x 2x हो जाएगा। क्या हो गया भाई? मक्खी परेशान की है क्या? मक्खी परेशान की है कि बोट गड़बड़ कर रहा है। चलो भाई समझते हैं। x और x हो जाएगा 2x, 36 उधर ले जा घटा दोगे तो 8 में 6 कम करोगे 2, 9 में 3 कम करोगे 6, 2 से इसको काट दोगे तो मेरे भाई 1 आ जाएगी 31। 1 31 आ जाएगी, 1 36 है तो 31 और 36 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 67 हो जाएगी, यानी 1 31 है और 1 67 है। आपसे कह रहा तब इनमें से कौन सी संख्या? आप देख लो क्या 67 आपको ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ही नहीं तो मेरे भाई एक संख्या कौन सी होगी? 31। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, बस उसको थ्योरी में लिख दिया है कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 मान लो। अभी तक आपको लिख के दे रहा था, इस बार हिंदी में लिख दिया गया और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक को 2 फिक्स कर लिया, 2 को उधर ले जाकर 98 कह रहा है, एक जो है दूसरे से 36 ज्यादा है तो एक x होगी तो दूसरी x प्लस 36 होगी, दोनों का योग 98 हल करके निकाल लिया गया। अगर 67 अगर ऑप्शन में देता तब कौन सा करते? फिर आपको मेरे भाई कंडीशन भी देता कि x बड़ा है कि y बड़ा है कि z बड़ा, जैसे पहले में दिया था। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ो फटाफट से। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या, एक संख्या जो 5 और 7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या नहीं है? समझो, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे मेरे भाई 7 5, तो अंडर रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, और 6 एक परिमेय संख्या। वही तो कह रहा अपरिमेय नहीं। क्या हो रहा है भाई, कहाँ भग जाते हैं बार बार। चलो भाई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अपरिमेय नहीं। अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया परिमेय। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति जो लंबा नहीं है इसका मतलब क्या है? छोटा है। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है? बड़ा है। कोई व्यक्ति काला नहीं है इसका मतलब ऐश्वर्या राय है। अरे भैया व्यक्ति ऐश्वर्या राय, जो काला नहीं है वो गोरा होगा, जो गोरा नहीं है वो काला होगा, और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, और जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय होगा। परिमेय एक ही ऑप्शन है। बोलो कोई समस्या? तो इसका बहुत ही आसान था, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे 25 नंबर पढ़ो मेरे भाई। कह रहा है यहाँ पर 25 नंबर में निम्न पर विचार करो, पढ़ना है, समझना है और आंसर टिक करना है।
कह रहा है ऑल रिपीटिव डेसिमल्स, परिमेय संख्या होती है यानी जो रिपीटिव वाली डेसिमल होते हैं, यानी जो बार बार सेम डिजिट रिपीट होते हैं, वो परिमेय संख्या होते हैं। कि ऑल रिपीटिव डेसिमल्स, अब समझो रिपीटिव तो दो होते हैं, एक सेम डिजिट रिपीट होता है, एक अलग अलग होता है। तो रिपीटिव की यहाँ पर का मतलब कहने का ये है, जैसे 1/3 को हम लोगों ने 0.3333, आप सबको पता है जो अक्षर बार बार आता है उस पर बार का चिन्ह लगा देते हैं, और बार का चिन्ह हटाने का तरीका होता है जितने अंकों पर बार होता है उसके नीचे 9 काटोगे 1/3 वही आ जाएगा। तो ये तो मेरे भाई परिमेय संख्या है। वही तो कह रहा है कि ऑल रिपीटिव डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, तो ये बात मेरे भाई सही लिखी है। आगे पढ़ो, कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं, डेसिमल रिपीटिव डेसिमल्स होते हैं, जो रिपीटिव डेसिमल है सभी परिमेय संख्याएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन फिर से समझ लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या बहुत सी होती है, डेसिमल रिपीटिव डेसिमल होती है। परिमेय संख्या जैसे 3 भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है रिपीटिव डेसिमल है, नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत लिखी। तो ए केवल ऑप्शन हो जाएगा, ओनली ए। फिर से समझ लो, कंफ्यूजन में गलत कर सकते हो। कह रहा है सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो 5 भी है, तो 5 रिपीटिव कहाँ है, बार बार कहाँ 5 आ रहा है उसमें, है ना। तो केवल ऑप्शन ए होगा इसका। आगे देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट x। मेरे भाई x अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हल करो मान लो, कह रहा है x प्राकृतिक संख्या है तो ये सब प्राकृतिक है, तो कह रहा है रूट x कैसी होगी, जैसे रूट 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, रूट 2 करेंगे तो वही रहेगा, रूट 3 करेंगे तो भी वही रहेगा, लेकिन रूट 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी जब x प्राकृतिक संख्या होती है तो रूट x की अगर हम बात करें तो वो परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय भी, तो दोनों बातें हो सकती हैं। कह रहा हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर प्राकृतिक है, यहाँ प्राकृतिक है, हमेशा प्राकृतिक नहीं होगी, ये बात गलत है। कह रहा हमेशा एक परिमेय संख्या है, हमेशा परिमेय कहाँ, ये 2 परिमेय है लेकिन ये तो अपरिमेय है, दूसरी भी गलत लिखी। कह रहा हमेशा एक अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय कहाँ मेरे भाई, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, ये भी गलत है। कह रहा प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। अब देखोगे ये प्राकृतिक, ये प्राकृतिक, ये अपरिमेय, तो या तो प्राकृतिक संख्या होगी या अपरिमेय होगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो मजा आ रही कि नहीं पढ़ने में, मजा आ रही हो तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते, इधर उधर भग रहा है, और आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26। सभी प्राकृतिक संख्याओं को खाली स्थान कहा जाता है। समझो ध्यान से, सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय कह सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनके नीचे 1 मान सकते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय कह सकते हैं। कह रहे सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण कह सकते हैं, कह सकते हैं मेरे भाई, सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक नहीं कह सकते, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर, तो दोनों ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य कह सकते हैं, तो अभाज्य थोड़े ना कहेंगे भाई, सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग परिमेय कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखो मेरे भाई, कह रहा है द नंबर पाई इज, पाई कैसी संख्या है भैया, लिखवा दिया था, पाई एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर 22/7 होता तो दिमाग ये नहीं लगाओगे कि पाई का मान है, क्योंकि वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। आगे की कहानी समझो। आगे कह रहा है P और Q, हाउ टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट PQ इक्वल 64। समझो, यानी दोनों को अगर गुणा करा दोगे तो वो 64 है। फिर कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन P प्लस Q का मान नहीं हो सकता है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो वो संख्या 8 और 8 हो सकती है, वो संख्या 16 और 4 हो सकती है, वो संख्या मेरे भाई 64 और 1 हो सकती है, वो संख्या 32 और 2 हो सकती है। यही तो सब फैक्टर बनेंगे। यानी दो संख्याओं का अगर गुणनफल 64 है तो वो 8 अट्ठे 64 हो सकता है, 16 चौको 64 हो सकता है, 64 एकम 64 हो सकता है, और 32 दूनी 64 हो सकता है। कह रहा है तो P प्लस Q, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़े तो क्या क्या मान, कौन सा मान नहीं हो सकता। देखो 8 और 8 जोड़ोगे 16 तो मेरे भाई हो सकता है, 16 4 20 भी हो सकता है, 64 और 1 65 भी हो सकता है। क्या मेरे भाई 35 होगा, नहीं, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। फिर से समझो, सीजीएल में आया है, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो P और Q का क्या मान नहीं हो सकता है। तो देखो 8 और 8 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 65 हो सकता है, और 32 2 34 होता तो वो भी हो सकता है, लेकिन 35 योग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करते रहिए।
आगे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होता है। समझो भाई, दो विषम संख्याओं का योग, एक विषम संख्या 3 ले ली, एक 5 ले ली, तो ये तो 8 हो गया, 8 सम संख्या हो गई। कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, गलत बात। घटाओ जरा, 7 से 5 घटा दोगे तो 2 आएगा, यानी जब हम लोगों ने विषम में विषम घटाया तब भी सम आ गया। तो दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा विषम, ये भी नहीं होगा। कह रहा है दो विषम संख्याओं का गुणनफल, 3 और 5 का मेरे भाई गुणा किया तो 5 से 15 आ गया। तो कह रहा है हमेशा विषम होगा। तो 2 का देखो, जब हमने गुणा कराया तो विषम संख्या है, और चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 11 किया, दो विषम संख्याओं का गुणा करवा रहे हैं तब भी आ गया विषम। यानी जब दो विषम संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो हमेशा विषम आता है। ऑप्शन सी सही लिखा है, और डी का कोई मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऐसे अपनी तरफ से संख्याएं मानकर हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ, कह रहा है यदि x और y ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सत्य है। सोचो और बताओ। कह रहा है यदि x और y ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है। देखो x y ऋणात्मक है तो कुछ भी मान लो, x बराबर क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है। x बराबर -2 मान लो और y बराबर -3 मान लो। कह रहा है x और y दो ऋणात्मक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है। अब समझो, कह रहा है x प्लस y धनात्मक होगा। मेरे भाई जब दोनों को जोड़ दोगे तो -5 आएगा, धनात्मक कहाँ बनेगा। दोनों गुणा कराओ, -2 गुणा -3 कराया तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी x y पॉजिटिव। तो ये बात सही लिखी, x माइनस वाई धनात्मक है। समझो, अगर -2 करोगे -3 करोगे तो प्लस का 3 माइनस का 2 तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो -3 -2 करो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन दो माइनस की संख्याओं का जब हम गुणा कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा, बी सही हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा, अच्छा ये तो क्वेश्चन दिया गया है तो कह रहा है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी केवल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही कर दोगे, यानी दोनों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा, बाकी नहीं होगा। बोलो, ये 30 प्रश्न समझ में आ गए। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि चीजें ज्यादा डिटेल से समझाई है, तो 30 क्वेश्चनों पर ही रोकते हैं। 20 क्वेश्चन अगले लेक्चर में कवर करेंगे और साथ ही साथ अगले कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और पहला लेक्चर है। सभी लोग बढ़िया तरीके से अगर पूरे 30 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारी डिटेल समझ में आ गई हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन कब आएगा, आपका प्यार और सपोर्ट, शेयरिंग, सब कुछ बेहतर रहेगा तो हम अटूट रूप से, चाहे रात भर हमें कंटेंट इकट्ठा करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े और कितना भी बेस्ट से बेस्ट तरीका निकालना पड़े आपको समझाने के लिए, हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बोलो मेरे भाई, हर एक चीज समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए। और 45 दिन 45 मैराथन के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में नहीं आने वाला है। तो सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़िए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।